इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 फिजिक्स एमपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन, साथ में उससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो इससे रिलेटेड तो आएगा ना, और साथ में आप जानते हैं एमपी बोर्ड में ये क्या होता है, रिपीट भी हो जाता है। तो ये वीडियो आपको देखना ही देखना चाहिए। देखिए 2024 के पेपर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारे पास जो 2024 का पेपर है ये सेट ए है। और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहला है, इसमें किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? विद्युत ध्रुवण कहलाता है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र तो इसका नहीं होगा। ध्रुवण भर है, विद्युत ध्रुवण नहीं है, तो ये ध्रुवण ही इसका ऑप्शन सही है, ये होगा ध्रुवण। फिर देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस कारक पर निर्भर करता है? तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें तो हम लोग प्रतिरोध जानते हैं, कोई भी अगर तार है, इसका अगर लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो इसका प्रतिरोध क्या दिया जाता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पास अगर मैं बात करूं, मैं विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, तो रो को इधर रखूं तो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। देखिए ऑप्शन से मैच करते हैं तार के पदार्थ पर। हाँ देखिए तार के पदार्थ पर तो ये निर्भर करता है, क्योंकि तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, लोहे का तार का अलग होता है। हर तार पदार्थ बदलने पर विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाता है। इसका व्यास पर देखिए, व्यास बदलने पर प्रतिरोध बदलता है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तार की लंबाई बदलने पर प्रतिरोध बदलता है, ये नहीं बदलता। फिर हमारे पास तार का द्रव्यमान भी बदलने पर क्या बदलेगा, प्रतिरोध बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो इसका ऑप्शन पहला है सही है, तार का पदार्थ। फिर देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑरस्टेड साहब ने की थी, इसने की ऑरस्टेड। इसका ऑप्शन चौथा सही है। डी नंबर देखिए आपके पास क्या बोल रहे हैं वो, कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में सही संबंध है। देखिए गोली दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो, तो उसके लिए जो हमारा संबंध होता है, देखिए क्या दिया, आर इज इक्वल टू 2f। ये सही है, ये क्या है, सही है, क्योंकि जो फोकस वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। फिर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, इसमें आपसे बोल क्या रहा है, ये हाइड्रोजन ये 1 दिया है और इस तरीके से एक और दिया है ये 3 और 2। तो इसमें देखिए परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, मतलब इसका मतलब है ये कि ये क्या है, आइसोटोप नहीं है, आइसोटोप नहीं है। और इनके जो परमाणु द्रव्यमान है वो सेम दिए हैं, तो इसका मतलब ये समभारिक हैं, ये आइसोबार्स हैं, समभारिक। और देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर जो आपको दिख रहा है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में। देखिए पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में कोई भी निश्चल आयन नहीं होता। अवक्षय परत मतलब एक दीवार बन गई है यहाँ पर, इसमें भी कोई भी आयन नहीं होते, मतलब निश्चल आयन होते हैं। ये इसका सही जवाब होगा। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है, खाली स्थान है, उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव। तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। इसे हम लोग उच्च विभव कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, निम्न विभव। तो देखिए ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे, निम्न विभव नाम बता रहा है, तो मतलब क्या है, विभव घटता है। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें पहला इसमें फिलअप हो जाएगा, घटता है। फिर देखिए बी नंबर जो है आपका, यहाँ पास बोल रहा है कि जिन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए साई बोलते हैं, साई इज इक्वल टू सी अपॉन टी, जहाँ सी क्या होता है आपका क्यूरी नियतांक होता है और टी क्या है, परमताप। तो जिन पदार्थों के लिए ऋणात्मक होता है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। इसका क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। और इससे रिलेटेड देखिए जिन पदार्थों के लिए क्या होता है, धनात्मक लेकिन कम होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। और जिन पदार्थों के लिए इसका मान धनात्मक और बहुत अधिक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय। तो ये तीनों लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र, तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, विस्थापन धारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। फिर देखिए डी नंबर, परावर्ती दूरदर्शक में। देखिए परावर्ती दूरदर्शक में हम थोड़ा सा पढ़े हैं कि अभिदर्शक में क्या होता है, उत्तल लेंस की जगह पर क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। यहाँ पर देखिए लाइन क्या बोल रहा है, परावर्ती दूरदर्शक में, तो वही होगा, क्या होगा, अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
उत्तल लेंस का उपयोग नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट है संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित। देखिए संयोजकता बैंड, तो देखिए आपके पास ऊर्जा बैंड इस तरीके से होता है, ये आपका संयोजकता बैंड है, और ये आपका एनर्जी गैप होता है इसके बीच में, और ये आपका क्या होता है, चालन बैंड होता है, ये होता है आपका चालन बैंड। तो संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। फिर देखिए आपसे पूछा गया है पी प्रकार के अर्धचालक में, देखिए दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं जो आपके अशुद्ध या अपद्रव अर्धचालक होते हैं, पी और एन। एन में क्या होता है, नाम बता, एन से इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पी में क्या हो जाएगा, होल। यहाँ पास क्या है, आपसे बोल रहा है पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो किसकी सांद्रता, होलों की सांद्रता आपकी इससे अधिक हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, अगला जो प्रश्न है सत्य और असत्य बताना है। तो उसमें जो पहला आपको दिख रहा है, बोल रहा है कोटर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। तो देखिए कोटर जो होता है, हम लोग क्या कहते हैं, होल को ही क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। तो होल देखिए, होल को जनरली क्या माना जाता है, प्लस प्लस आवेश इस पर माना जाता है। तो आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इससे बाहर निकलती हैं प्लस आवेश से, इस तरीके से। तो इसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है, ये भी हम जानते हैं। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो बी नंबर है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। देखिए अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसके चालकता की बात करूं, तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है, आपकी बढ़ती है। अगर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता क्या होगी, कम न होगी। जबकि यहाँ पास क्या लिखा है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, वो गलत स्टेटमेंट लिख रहा है। तो ये क्या है आपका सेकंड वाला क्या है, असत्य है। ये सेकंड वाला आपका असत्य है इस तरीके से। सी नंबर में देखिए आपको क्या दे रहे हैं वो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। तो देखिए लॉरेंज बल की बात करें तो आप जानते हैं लॉरेंज बल क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है v और b के बीच में कोण है। तो स्थिर है, आवेश क्या है, स्थिर है, कण जो हमारा स्थिर है, मतलब वेग ही क्या हो गया, जीरो। और अगर वेग जीरो हो गया तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या होगा, जीरो। तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है, और इसमें बोल भी रहा है शून्य होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट बात करें डी नंबर की, तो देखिए डी नंबर में क्या बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। ये देखिए नहीं, ये गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, निर्वात के अतिरिक्त भी अन्य माध्यमों में भी गमन करती हैं। तो ये क्या है, नहीं कर सकती बोला है, तो ये क्या बोल रहा है, गलत है स्टेटमेंट। चौथा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई नंबर देखिए आपसे बोल रहा है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम भी क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इनमें अशुद्धि मिला के ही इन्हें अपद्रवी अर्धचालक बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका, ई नंबर सही है। तो देखते हैं हमारा पहला नंबर क्या है, सदैव शून्य होता है, ये सही बोला था उन्होंने, पहला सही है ए नंबर। फिर बी आपका गलत, सी सही है, डी गलत है, और ई भी क्या है, सही है। इस तरीके से ये सत्य असत्य हो गए। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है देखिए, सही जोड़ियां हैं, स्तंभ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो इसमें जो पहला दिख रहा है स्थिर वैद्युत बल, तो स्थिर वैद्युत बल किसने दिया था, गुलाम साहब ने दिया था ना। गुलाम साहब ने क्या बोला था, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्थिर वैद्युत बल गुलाम साहब। फिर देखिए प्रेरित धारा की दिशा, देखिए प्रेरित धारा दिशा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास लेंज हो जाएगा। लेंज ने ही क्या होता है, प्रेरित धारा की दिशा बताते हैं। आपको यही भी याद रहना चाहिए कि लेंज का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। फिर देखिए हमारे पास सी नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पास क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। मैक्सवेल इसका सही हो जाएगा। फिर आपके व्यतिकरण का द्विस्लिट, तो सिंपल सा है, यंग का व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग। तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा डी नंबर का हो जाएगा यंग। ठीक। ये देखिए ई नंबर द्रव की द्वैत प्रकृति, देखिए द्रव की द्वैत प्रकृति के बारे में दे ब्रॉगली साहब ने बनाया था, उन्होंने द्रव तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे भी बोला था। तो ये आपका हो जाएगा डी ब्रॉगली। फिर आपका क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संतुल्यता संबंध। तो द्रव्यमान ऊर्जा संतुल्यता संबंध होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, और इसको दिया किसने था, आइंस्टाइन साहब ने। इस तरीके से आपका सही जोड़ी है, बहुत इजी आया है ये। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 5वां नंबर, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो देखिए जो पहला प्रश्न बोल रहा है ए कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, कुछ नहीं पूछा आपसे, गॉस नियम पूछा है। तो गॉस नियम आप जानते हैं कि जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है, किसी पृष्ठ से निकलने वाला ये विद्युत फ्लक्स जो होता है, ये क्या होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। वायु या निर्वात में रखे हुए किसी पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन। अब यहाँ पास आवेश का मान क्या उन्होंने बोल दिया, एकांक, मतलब क्यों क्या हो गया, 1 कूलाम हो गया। 1 कूलाम हो गया तो इसका मान जब 1 रखेंगे तो ये आपके पास एक का मतलब क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन गुना क्या हो जाता है, 1/एप्सिलॉन कूलाम इसका मान आ जाएगा। देखिए सॉरी, मान क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन। देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, चलिए देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो प्रश्न नंबर 5, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उन्होंने पहला बोला है वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान। तो देखिए आपसे कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी पूछ दिया उन्होंने। तो पहला नंबर क्या बोला, देखिए इसमें गॉस का नियम लगेगा। गॉस का नियम क्या कहता है कि जो वायु या निर्वात में स्थित किसी पृष्ठ से निकल संबद्ध जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है, उसमें रखे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो यहाँ आवेश का मान कितना दिया है, 1 कूलाम, मतलब क्यों क्या है, 1 कूलाम। 1 कूलाम जब रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1/एप्सिलॉन, ये 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये विद्युत फ्लक्स कितना आ गया, 1/एप्सिलॉन, कोई मात्रक होता नहीं है इसका। बी नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र को। देखिए विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विद्युत परिपथ में हम अमीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। फिर देखिए सी नंबर सवाल आपको दिख रहा है, सी नंबर में बोल रहा है कि शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान। देखिए शक्ति गुणांक के लिए आपको तुरंत एक फार्मूला याद आना चाहिए कि पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस और ये कॉस फाई होता है। अब यहाँ पर जो कॉस फाई है ये शक्ति गुणांक है। अब बोला क्या है देखिए सवाल में कि शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ। तो शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ में हम जानते हैं कि ये आई होता है और इसी डायरेक्शन में क्या होता है, आर होता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो कोण होता है 0 डिग्री, मतलब यहाँ पास कॉस फाई अगर मैं बात करूं तो फाई का मान कितना है, ये 0 डिग्री। और कॉस जीरो का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1। तो शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा, 1। फिर देखिए डी नंबर क्या बोला, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो होता है ये घटना होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ई नंबर देखिए आपसे क्या बोल रहा है वो है कि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर। देखिए शुद्ध अर्धचालक हमारे क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमारे पास शुद्ध अर्धचालक हैं। इन्हीं को अशुद्धि मिला दिया जाए तो एक पी प्रकार का अर्धचालक बनता है और एक क्या बनता है, एन। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए क्या कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी। और एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी में 13वें समूह के तहत देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम मिलाया जाता है, जबकि पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने के लिए 15वें समूह के तहत ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये 2024 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सॉल्यूशंस थे, तो इनको जरूर करिएगा।